Welcome students. Hope you all are safe, and today we have entered into the fourth phase of lockdown. But our studies are not under lockdown. We are continuing our studies. So in continuation with our series of accounts, मुझे बहुत सारे विद्यार्थियों से, स्टूडेंट से ये मैसेज आ रहे हैं कि सर अब आप फाइनल अकाउंट्स का प्रैक्टिकल सम्स कराना चालू करिए। तो ठीक है, मैं भी समझ सकता हूँ, अकाउंटेंसी के विद्यार्थी हैं आप लोग, जब तक प्रैक्टिकल सम आप नहीं करते हैं आपको चैन नहीं पड़ता है। 11वीं क्लास में अपन ने सोल प्रोप्राइटरशिप की बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट्स बनाना देखा था। अब अपन एक कदम आगे बढ़ा करके पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट्स देख रहे हैं। मैंने आपको प्रीवियस 7 लेक्चर में सारे बेसिक बता दिए हैं। बच्चों, आपका ये नए एडिशन की किताब या बच्चों, आज अपन देखेंगे कि फाइनल अकाउंट के सम्स को सॉल्व किस तरीके से करा जाता है। फिर अपन एक प्रैक्टिकल सम लेंगे। देखिए, ये आपकी बुक जो है, नया एडिशन पहली बार आया है। तो इस जनरली होता क्या है कि पहले इजी सम लेते हैं, फिर ग्रेजुअली टफ सम्स की तरफ बढ़े। लेकिन आपकी इस बुक में पहला वाला सम रिलेटिवली हार्ड है, तो मैं उस ऑर्डर में सम्स नहीं लूंगा जिस ऑर्डर में आपकी बुक्स में है। मैं इजी टू हार्ड सम्स करने के लिए प्रोसीड करूंगा। तो जो मैं सम लूंगा वो मैं आपको बता दूंगा। पहले अपन देखते हैं कि फाइनल अकाउंट बनाते समय अपन को क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है। अगर आपने ये स्टेप्स फॉलो करे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपकी बैलेंस शीट, आपका फाइनल अकाउंट का सम सही हो जाएगा। आपको 15 में से 15 फुल मार्क मिल जाएंगे। तो आइए अपन देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स। इन स्टेप्स को आप लिख लीजिएगा, मैं आपको समझा देता हूं, फिर आप एक बार लिख लीजिएगा। आपको ट्रायल बैलेंस को पढ़ना चाहिए और ये ध्यान में रखना चाहिए, एंड रिमेंबर दैट द आइटम्स अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस, जो भी ट्रायल बैलेंस में चीजें दे रखी है, जो भी आइटम्स दे रखे हैं, वो फाइनल अकाउंट में एक ही जगह जाते हैं। मतलब जो भी ट्रायल बैलेंस में चीजें आई है, या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, या वो आइटम प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, या फिर बैलेंस शीट में जाएगा, वो केवल एक जगह ही जाएगा। ट्रायल बैलेंस के जो डेबिट साइड के, डेबिट बैलेंसेस ऑफ द ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट साइड में आइटम्स लिखे हुए हैं, वो ट्रेडिंग अकाउंट के, या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे, या प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएंगे, या बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाएंगे। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, ट्रायल बैलेंस में जो भी डेबिट आइटम्स दिए हुए हैं, या तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे, या प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएंगे, या फिर बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएंगे। जो भी क्रेडिट बैलेंसेस दे रखे हैं ट्रायल बैलेंस में, जो भी ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट आइटम्स हैं, वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाएंगे, या फिर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएंगे। समझ में आई बच्चों? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। रीड द एडजस्टमेंट। नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब आपने ट्रायल बैलेंस पढ़ लिया, अब आप एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। अब आप क्या करेंगे? एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। और आपको ये ध्यान रखना है, और आपको क्या ध्यान रखना है? ये ध्यान रखना है कि एडजस्टमेंट में जो जो चीजें दे रखी है, वो फाइनल अकाउंट में 2 जगह जाएगी। कितनी जगह जाएगी? 2 जगह जाएगी। वो फाइनल अकाउंट में 2 जगह जाएगी। फिर आप क्या करेंगे? ट्रायल बैलेंस में जो भी चीजें हैं उनको मार्क करेंगे। क्या करेंगे? मार्क करेंगे, उनको मार्क करेंगे।
एक्सटर्नल एडजस्टमेंट को भी मार्क करेंगे और इंटरनल एडजस्टमेंट को भी मार्क करेंगे। एक्सटर्नल एडजस्टमेंट क्या है? जो आपको ट्रायल बैलेंस के नीचे दे रखे हैं उसको एक्सटर्नल एडजस्टमेंट बोलते हैं। इंटरनल एडजस्टमेंट क्या है? इंटरनल एडजस्टमेंट बच्चों, जैसे परचेज दे रखी है, परचेज कहाँ आएगी? डेबिट साइड में। उसके साथ परचेज रिटर्न भी दे रखा है, परचेज रिटर्न आएगा क्रेडिट साइड में। तो आप अपन लोग क्या करते हैं? परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस करके बताते हैं। तो ये क्या हुआ? इंटरनल एडजस्टमेंट टाइप का हो गया। तो इनको भी अपन मार्क करेंगे। ये मार्क करने का क्या सिग्निफिकेंस है, ये मैं आपको समझाता हूं, समझाऊंगा जब अपन प्रैक्टिकल सम करेंगे। फिर आप क्या करेंगे? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट वर्किंग नोट में बनाएंगे। उसके बाद आप जो है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता करेंगे, फाइंड आउट करेंगे और नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। फिर आप पार्टनर का कैपिटल बैलेंस का पता करेंगे और उसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे और अब बैलेंस शीट टैली करेंगे। देखिए ये 7 स्टेप है, ये स्टेप्स इन स्टेप्स को आपको आप 5-7 प्रैक्टिकल सम करेंगे तो आपको इनका एक हैंग आ जाएगा, इनको एक आपको ये आपके दिमाग में चले जाएंगे और इनको फॉलो करते हुए आपको फाइनल अकाउंट का सम करना। अब अपन जो सम कर रहे हैं आज, अपन आपकी टेक्स्ट बुक का 9 सम करेंगे। क्या सम करेंगे? 9 सम। और ये आपके पेज नंबर 45 पे दे रखा है, पेज नंबर 45 पे। क्रांति एंड सुमंगला, Kanti and Sumangala are the partners sharing profit and losses in their capital ratio. ये किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं बच्चों? कैपिटल रेशियो में शेयर कर रहे हैं। From the trial balance given below and adjustment, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2019 and a balance sheet as on that day. आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है, अपन एक एक चीज देखते हैं। देखिए ये है, आपको बनाना है ईयर एंडिंग 2019 के लिए। आपको 2018 अप्रैल का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, तो ये स्टॉक जो है वो ओपनिंग स्टॉक हो जाता है, स्टॉक अप्रैल 2018 का दे रखा है और आपको 2019 का बना है, तो ये आपका क्या हो जाता है? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। मैंने आपको क्या समझाया था? जो भी डेबिट बैलेंसेस हैं ट्रायल बैलेंस में, वो या ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएंगे या फिर बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएंगे। तो ये सारी चीजें ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगी या फिर बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगी, डेबिट बैलेंस। और ये जो भी क्रेडिट चीजें हैं, ये ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगी या फिर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर जाएगी। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। फिर परचेजेस, देखो परचेजेस है, आप इमीडिएटली परचेजेस का डेबिट बैलेंस होता है। अगर परचेजेस का डेबिट बैलेंस है तो परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होगा। अब अपन क्रेडिट साइड में देखते हैं, कहाँ देखते हैं? क्रेडिट साइड। अपन क्रेडिट साइड में देखते हैं कुछ रिटर्न है क्या, तो यहाँ पे परचेजेस रिटर्न है। तो ये क्या हो गया? इंटरनल एडजस्टमेंट हो गया। क्या हो गया? इंटरनल एडजस्टमेंट हो गया। इस इंटरनल एडजस्टमेंट को अपन क्या करते हैं? मार्क कर लेते हैं। क्या करते हैं? मार्क कर लेते हैं, क्योंकि इनको अपन को इनर कॉलम में लिखना होगा। कहाँ लिखना होगा? इनर कॉलम में लिखना होगा। तो इनको अपन ने मार्क कर लिया। फिर नेक्स्ट है डेटर्स। डेटर्स बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा। बिल रिसीवेबल मतलब अपन को पैसा लेना है, ये अपने लेना है तो मतलब अपना असेट है, तो बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा। वेजेस, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। इन्वेस्टमेंट अपना असेट है, बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा। पोस्टेज इनडायरेक्ट खर्चा मानते हैं, पी&एल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। इंश्योरेंस पी&एल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, इनडायरेक्ट खर्चा है। पोस्टेज इनडायरेक्ट खर्चा है। प्लांट एंड मशीनरी असेट है, बैलेंस शीट में असेट साइड में जाएगा। सैलरी इनडायरेक्ट खर्चा मानते हैं, सैलरी पी&एल अकाउंट में जाएगा। प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट का मतलब बच्चों ये होता है कि ये रेंट अपन ने पहले से दे दिया है, अपन ने ये एक्सपेंडिचर इनकर नहीं करा है, लेकिन अपन ने
पहले से एडवांस पेमेंट कर दिया है। तो ये एडवांस पेमेंट जो कर दिया है ये अपना क्या है, असेट है। देखिए जनरली बच्चे ये गलती करते हैं कि प्रीपेड रेंट है तो इसको फटाफट क्या है, रेंट का कोई आइटम दिखा, रेंट में से माइनस कर। लेकिन बच्चों ये अगर ट्रायल बैलेंस में आया है इसका मतलब इसका एडजस्टमेंट हो चुका है। अब प्रीपेड रेंट क्या होता है, ये अपना असेट है तो ये असेट साइड में जाएगा। बेड डेट इनडायरेक्ट खर्चा है और इसको पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। फर्नीचर आपका असेट है, बैलेंस शीट में असेट में। कैश इन हैंड अगेन आपका असेट है, बैलेंस शीट में असेट साइड में जाएगा। सेल रिटर्न ये इंटरनल एडजस्टमेंट नेचर का है और ये किस में से माइनस होगा बच्चों, सेल्स में से माइनस होगा। किस में से माइनस होगा, सेल्स में से माइनस होगा। तो ये सेल्स में से माइनस होगा, अपन इसको अंडरलाइन कर लेते हैं और इसको भी अंडरलाइन कर ले, मतलब इसको अपन को इनर कॉलम में लिखना है। क्रेडिटर्स अच्छा पार्टनर्स का ये कैपिटल बैलेंस है। कैपिटल बैलेंस अपन पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। मैं आपको अभी सम करूंगा तो बताता हूं कैसे लिखते हैं। अभी मैं जस्ट आपको पहला सम कर रहे हैं तो जस्ट आपको एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं। सन्ड्री क्रेडिटर्स आपको पैसा चुकाना है, जो पैसा चुकाना है वो आपकी लायबिलिटी है, वो आपके बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। बिल्स पेबल अगेन आपको पैसा चुकाना है, ये आपका लायबिलिटी साइड में आएगा। कमीशन देखिए कमीशन क्या है, ये क्रेडिट साइड में। किस साइड में, क्रेडिट साइड में। अपन ने एक रूल पढ़ा था, गोल्डन रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। अब ये क्रेडिट साइड में है तो कमीशन क्रेडिट साइड में, इसका मतलब बच्चों ये इनकम है। बच्चे गलती क्या करते हैं, कमीशन देखा और उसको डेबिट में लिखा, लेकिन ये इनकम क्रेडिट साइड में है इसका मतलब ये इनकम भी है। अगर ये डेबिट साइड में होता तो ये खर्चा होता और खर्चे को अपन को पीएनएल के डेबिट साइड में लिखना होता। समझे बच्चों, तो ये गलती अक्सर बच्चे करते हैं, आप ध्यान रखिएगा। ये क्रेडिट बैलेंस है तो पीएनएल के क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है, ये अपन ने इंटरनल एडजस्टमेंट देख लिए परचेज और सेल्स में। अब अपन एडजस्टमेंट देखते हैं। नीचे एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक। आपको जो मैंने पिछला वीडियो भेजा था उसमें आपको सर ने 3-4 एडजस्टमेंट समझाए थे। उन एडजस्टमेंट के 4 एडजस्टमेंट समझाए थे। उन एडजस्टमेंट के अलावा 1-2 एडजस्टमेंट और है यहाँ पे, वो मैं आपको सारे एडजस्टमेंट एक बार समझाऊंगा, लेकिन 2 एडजस्टमेंट और बता देता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट या मार्केट प्राइस आपको बताया गया है, कॉस्ट या मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो आप यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बच्चों कितनी है, 28,000 और मार्केट प्राइस है 32,000। तो इन दोनों में से जो कम है, इन दोनों में से जो कम है उसके ऊपर आपको लेना होगा, आपको 28,000 पे लेना होगा। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, 28 और 32 को कंपेयर करेंगे, उन दोनों में से 28 कम है, 28 पे लेंगे। फिर इंश्योरेंस इज पेड अप टू, आप इसको भी स्टॉक का आपको एडजस्टमेंट करना है, आप इसको। फिर इंश्योरेंस इज पेड अप टू 30 जून। अपन अकाउंट कब तक के बना रहे हैं बच्चों, 31 मार्च तक के, मार्च तक के बना रहे हैं। अप्रैल, मई और जून, तो अप्रैल मई जून 3 महीने का अपन ने एडवांस पेमेंट कर दिया है। तो एडवांस पेमेंट आपने कर दिया। इंश्योरेंस आपका कहाँ है बच्चों, ये रहा इंश्योरेंस। अब आपने क्या करा है, एडवांस पेमेंट कर दिया। क्या कर दिया, एडवांस पेमेंट कर दिया। तो भाई देखो ध्यान रखो, प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या है, इस साल के ही खर्चे आएंगे। तो जो आपने एडवांस पेमेंट कर दिया है, इस खर्चे को आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इस खर्चे को आपको क्या करना पड़ेगा, कम। मतलब वो प्रीपेड है, जो आपने प्रीपेड कर दिया है, जो आपने पहले से पे कर दिया है, लेकिन इसका फायदा अपने को नहीं मिला है। तो ये जो अपना 7,500 है ना, इसमें से अपन ने 3 महीने का कितने पे किया, और ये 3 महीने का खर्चा अपने को कम करना पड़ेगा। और जो अपन ने एडवांस पेमेंट कर दिया है, ये अपनी प्रॉपर्टी है, इसको अपन को असेट में बतानी पड़ेगी। तो मैंने क्या करा, देखो मार्क कर दिया। जो भी एक्सटर्नल एडजस्टमेंट दे रखा है इसको मैंने मार्क कर दिया बच्चों। ये पहला समय मैं आपका टाइम ले रहा हूं, बड़ी डिटेल में समझा रहा हूं, प्लीज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का बच्चों मतलब क्या होता है, अपन ने बेनिफिट तो ले लिया लेकिन देना बाकी है, उस खर्चे का पैसा देना बाकी है। एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड। एक्सपेंसेस अपन ने बेनिफिट तो ले लिया लेकिन इसका अपन ने भुगतान नहीं करा है।
तो भुगतान नहीं करा है, भुगतान कम करा है, तो 800 का भुगतान नहीं करा है, तो अपन को इस बार का खर्चा क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, इस बार का खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। तो अपन वेजेस में 800 जोड़ देंगे और सैलरी में 700 जोड़ देंगे। तो खर्चे को अपन को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और ये अपना देना बाकी है, जो देना बाकी होता है ना, वो अपनी क्या है, लाइबिलिटी है, वो अपनी क्या है, लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी साइड में लिखना पड़ेगा। इन सबके दो जगह एडजस्टमेंट जो भी है ना, ये एडजस्टमेंट इसका दो जगह इम्पैक्ट जाता है। तो इंश्योरेंस मैंने मार्क कर दिया, वेजेस और सैलरी भी मैं मार्क कर देता हूँ। ये वेजेस भी मार्क कर दिया बच्चों, और ये सैलरी है, ये भी मैंने मार्क कर दिया। ठीक है। अब प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर पे आपको डेप्रीशिएशन, बुक वैल्यू इज रिड्यूस, मतलब कम हो गई ना बुक वैल्यू, तो डेप्रीशिएट हो गया। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट, असेट की वैल्यू जो कम हो जाती है उसी को तो अपन डेप्रीशिएशन बोलते हैं। तो डेप्रीशिएशन आपका हो गया रिड्यूस टू। अब ये देखो, ये ध्यान से पढ़ना, आपकी जो भी वैल्यू थी प्लांट एंड मशीनरी की कितनी थी, 15,000 थी। अब वो 15,000 गिर के कितनी आ गई है, 13,000। बच्चे क्या गलती करेंगे, 13,000 का डेप्रीशिएशन लिख देंगे, लेकिन ये आपकी गलत हो जाएगा। 13,000 का डेप्रीशिएशन नहीं लिखना है आपको, वैल्यू 13,000 पे आ गई है, तो वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है बच्चों, 15,000, और 15,000 की वैल्यू 13,000 पे आई है, इसका मतलब 2,000 का डेप्रीशिएशन हुआ है। कितने का डेप्रीशिएशन हुआ है, तो ये बात ध्यान रखना बच्चों, 2,000 का डेप्रीशिएशन हुआ है। उसके बाद फर्नीचर पे आपको डेप्रीशिएशन 5% का लगाना है, ये 5% अपन मार्क कर ली। जो भी एक्सटर्नल एडजस्टमेंट है ना, सबको मैं मार्क कर रहा हूँ। अब बैड डेट वर्ड क्या है, फर्दर बैड डेट। देखिए डेप्रीशिएशन को अपन असेट में से माइनस करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखेंगे। अब फर्दर बैड डेट, जो बैड डेट इनकर हुए हैं, जो ट्रायल बैलेंस में अपन लिख चुके हैं, उसके अलावा फर्दर हो गए, उसके अलावा क्या हो गए, इनके इनका तो अपन ने हिसाब किताब कर लिया है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख दिया है, लेकिन इनके अलावा 800 रुपया और इनकर हो गए हैं। तो जो बैड डेट दे रखे हैं उसमें 800 रुपया और जोड़ देंगे और डेटर में से माइनस कर देंगे। ये अपन अभी सम करेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। ये एडजस्टमेंट कोई नया नहीं है, अपन 11वीं क्लास में देख चुके हैं। फिर गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल मैं यहाँ पे तो समझा रहा हूं लेकिन मैंने ये बात बहुत डिटेल में अपने ट्रेडिंग अकाउंट के लेक्चर में समझाई है। तो जिन बच्चों को यहाँ पे कम समझ में आए वो ट्रेडिंग अकाउंट का मेरा लेक्चर देख लेना। ट्रेडिंग अकाउंट का मेरा लेक्चर शायद 5वां लेक्चर है, तो 5वें लेक्चर को आप प्लीज सुन लेना। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल का क्या मतलब, मैंने बताया था अपन ने जो खर्चा किया है, जो सामान खरीदा है, उसमें से कुछ अपन ने फ्री सैंपल बांट दिए हैं, फ्री सैंपल बांट दिए हैं, तो अपन को वो खर्चा कम करना पड़ेगा। तो वो जो एक्चुअली खर्चा तो है लेकिन ये इनडायरेक्ट खर्चा है, तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट खर्चे को कम करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और गुड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल एडवर्टाइजमेंट नेचर का खर्चा है, ये इनडायरेक्ट खर्चा है। कौन सा खर्चा है, इनडायरेक्ट खर्चा है, तो उसको P&L अकाउंट में लिखेंगे। और डिटेल में मैं जब ये एडजस्टमेंट का इफेक्ट दूंगा, ये आपको मार्क करना है क्योंकि इसका ट्रायल बैलेंस में कोई रेफरेंस नहीं है। तो बाकी इन सब चीजों का ट्रायल बैलेंस में रेफरेंस था, तो मैंने ट्रायल बैलेंस में मार्क कर दिया। ये है ताकि आपको ध्यान रहे कि इनका इफेक्ट अपन को देना है। तो वो मैंने आज थोड़ा आपका समय लिया, आपको समझाया ट्रायल बैलेंस को कैसे देखना है। अब अपन क्या करते हैं, इस सम को करना चालू करते हैं। क्या करते हैं, सम को करना चालू करते हैं। ठीक है, जब परफॉर्मेंस मैंने पहले से यहाँ पे बना के रख रखे हैं बच्चों, ये पहले से मैंने बना के रख रखे हैं परफॉर्मेंस आपके। तो इन आपको क्या लिखना है, इन द बुक्स ऑफ क्रांति एंड सुमंगल ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, अपन क्या लिखते हैं, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, मार्च के बाद कॉमा 2019। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, मार्च के बाद कॉमा 2019। फिर अकाउंट बनाते हैं, ये इधर इस साइड में आप डेबिट लिख देंगे और इस साइड में आप क्रेडिट लिख देंगे। देखते हैं,
इधर आप पेन से इस साइड में आप डेबिट लिखेंगे, इस साइड में आप क्रेडिट लिखेंगे। एक मिनट देखते हैं, कोशिश करते हैं आता है क्या। नहीं है, बस आप ध्यान रखिएगा, इसको अपन को एक्सेल का है प्रॉब्लम, अपन देखेंगे। आप ध्यान रखिएगा, इधर डेबिट लिखना है और इधर इस साइड में क्रेडिट। सिमिलरली P&L में भी इस साइड में डेबिट लिखना है, उधर क्रेडिट लिखना है। अब अपन सम करना 1 बाय 1 चालू करते हैं। सबसे पहले अपना ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड कर रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक है अपना 32,500। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। ये अपना कितना अमाउंट है बच्चों, जिसमें कुछ एडजस्टमेंट करना है वो अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे, और जिसमें एडजस्टमेंट नहीं करना है आप डायरेक्ट बाहर के कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद परचेजेस, देखो परचेजेस भी मैंने मार्क कर रखा है, इसका मतलब इसमें एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है, अपन ने देखा था परचेजेस रिटर्न है, तो परचेजेस में से परचेजेस रिटर्न को बच्चों माइनस करेंगे। परचेजेस 40,000 है, परचेजेस रिटर्न 1,000 है, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, टू परचेजेस। परचेजेस एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखेंगे बच्चों, और यहाँ पे लेस क्या लिखेंगे, रिटर्न, लेस रिटर्न। 1,000 आपका रिटर्न आपने रिटर्न करा है, तो 40 में से 1 गया, आप 39,000 आउटर कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या आपका सन्नी डेटर। डेटर कहाँ पे जाता है बच्चों, डेटर में भी आपका देखिए अपन ने निशान नहीं लगाया था, आपका एक फर्दर बेड डेट है, तो डेटर में से वो माइनस होगा। यहाँ पे एडजस्टमेंट है, आप क्या करेंगे, डेटर को कहाँ पे जाता है ये, बैलेंस शीट में, तो आप डेटर को बैलेंस शीट मैंने यहाँ पे बना रखा है। तो आप डेटर को जनरली शुरू में फिक्स एसेट लिखेंगे बच्चों, फिर थोड़ी जगह छोड़ के आप यहाँ पे लिख दीजिए डेटर्स। पहले मार्शलिंग ऑफ एसेट 11वीं क्लास में अपन ने पढ़ा है, मतलब फिक्स एसेट शुरू में लिखते हैं, उसके बाद उससे काम ऐसे लिखते हैं। तो डेटर्स आपका कितना है, 1 लाख रुपया। कितना है, 1 लाख रुपया। अब डेटर में एडजस्टमेंट क्या है, एडजस्टमेंट है अपन डेटर का एडजस्टमेंट, अभी बेड डेट आएगा अपने पास तब अपन देखते हैं इसका एडजस्टमेंट अपने को करना है। अपन अपने दिमाग में ध्यान रखते हैं अपने को करना है, या अपने को ध्यान नहीं रहे तो अपन का निशान लगा रखा है, अपन हाथों हाथ ही करते हैं। चलो अपन का डेटर से रिलेटेड बेड एक फर्दर बेड डेट है, क्या है, फर्दर बेड डेट किधर गया, ये है, तो अपन इसको हाथों हाथ ही कर लेते हैं। अपना फर्दर बेड डेट 800 रुपया, 800 रुपया अपने को माइनस करना है। क्या करना है, इसमें से माइनस करना है, तो लेस फर्दर बेड डेट कितना है, 800 रुपया। कितना है ये अपना, 800 रुपया। और इस फर्दर बेड डेट को अपन क्या करते हैं, P&L अकाउंट में अपन बेड डेट लिखेंगे ना, उसमें अपन ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो अपन इधर 2 लिखेंगे, टू बेड डेट एडजस्टमेंट है जो इनर कॉलम में लिखेंगे। अपना बेड डेट कितना है बच्चों, यहाँ पे अपन ने 500 रुपया, कितना है, 500 रुपया, तो अपन 500 रुपया लिखेंगे, और ऐड फर्दर बेड डेट, क्या करेंगे, ऐड फर्दर बेड डेट, ऐड फर्दर बेड डेट कितना है, 800 रुपया, 800 रुपया। ये अपन ने 1300 रुपया यहाँ पे खर्चे में P&L अकाउंट है बच्चों, P&L अकाउंट में लिख दिया। अब क्या है बच्चों, देखिए फिर बिल रिसीवेबल अपना असेट है। अपन को बिल रिसीवेबल का क्या मतलब, पैसा लेना है। एक अपने पास लेटर है जिसके अगेंस्ट में अपने को पैसा लेना है, तो पैसा लेना है तो ये असेट में जाएगा। कहाँ पे जाएगा बच्चों, असेट में। बैलेंस शीट ये है अपनी, इसको यहाँ पे लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे, बिल्स बिल रिसीवेबल। कितना अमाउंट है बच्चों ये अपना बिल रिसीवेबल, 8,500, 8,500। इधर इनको करना है अपना ये 99,200,
डेटर में से फर्दर बेड डेट माइनस कर दिया। अब नेक्स्ट अपना क्या है, वेजेस। वेजेस अपना क्या है बच्चों, डायरेक्ट खर्चा है। क्या है, डायरेक्ट खर्चा है। वेजेस अपन ने मार्क करा था और पता नहीं कैसे हट गया, या क्योंकि इसका एडजस्टमेंट दे रखा है। वेजेस कहाँ पे गया, ये रहा, आउटस्टैंडिंग। अपन ने डिटेल में समझा है आउटस्टैंडिंग, मैं समझाता हूँ वापस। टू वेजेस, वेजेस इसमें एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखेंगे कितना है वेजेस, 3,000 रुपया। कितना है, 3,000 रुपया। अब देखो नीचे दे रखा है कि आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब अपन ने फैसिलिटी तो ले ली है, सर्विसेज तो वर्कर्स की यूज कर ली है, लेकिन उनको पेमेंट नहीं करा है। नहीं करा है तो वो खर्चा इस साल का इसी साल में लिखना है। तो अपन क्या करते हैं, एड आउटस्टैंडिंग। आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं, चाहे तो शॉर्ट में लिख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस। वो है, ये शॉर्ट फॉर्म है, आप पूरा भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस का कितना अमाउंट दे रखा है बच्चों, 800 रुपया। कितना दे रखा है, 800 रुपया। तो गलत जगह लिख दिया, 800 रुपया। अब ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3,800 रुपया हो जाएगा। इसको डिलीट करो। अच्छा, अब जो आउटस्टैंडिंग वेजेस बच्चों जो अपन ने लिखी है, ये क्या है, आपकी लायबिलिटी है। मैंने बताया था जो भी चीजें एडजस्टमेंट में दे रखी है, ये 2 जगह जाती है। कितनी जगह जाती है, 2 जगह जाती है। तो इसको अपन हाथों हाथ ही बैलेंस शीट में, ये अपनी लायबिलिटी है, हाथों हाथ ही अपनी यहाँ पे भी लिख देते हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस, जो भी अमाउंट है आउटस्टैंडिंग वेजेस का अपना, अपन यहाँ पे लिख देते हैं। 800 रुपया यहाँ पे लिख दिया। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब अपन उसके बाद इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अपनी प्रॉपर्टी है। क्या है, प्रॉपर्टी है। तो इन्वेस्टमेंट को अपन असेट साइड में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, असेट साइड में। कितना अमाउंट है इन्वेस्टमेंट का, अपन देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट का अपना अमाउंट है बच्चों 32,000। कितना है, 32,000। उसके बाद पोस्टेज। उसके बाद क्या है बच्चों, पोस्टेज। पोस्टेज अपना इनडायरेक्ट खर्चा है। कौन सा खर्चा है, इनडायरेक्ट खर्चा है। तो इनडायरेक्ट खर्चे को अपन कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। टू पोस्टेज, पोस्टेज ये अपना 2,700 रुपये। कितना है, 2,700 रुपये। उसके बाद इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में देखो मार्क है, इसका मतलब एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट में अपन देखते हैं, पोस्टेज 2,700 और एडजस्टमेंट क्या है, इंश्योरेंस इनडायरेक्ट खर्चा है। टू इंश्योरेंस 2,700। देखिए ये आप पढ़िए, इंश्योरेंस के लिए ये बोलता है कि 30 जून तक अपन ने दे रखा है। अब तक दे रखा है 30 जून 2019 तक। अपना अकाउंटिंग ईयर मार्च 2019 में खत्म हो जाता है, और मार्च के बाद अप्रैल मई जून 3 महीने का अपन ने एडवांस पेमेंट कर दिया। तो अपन को ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 3 महीने का अपन ने कितना एडवांस पेमेंट किया है। ओ सॉरी, ये 7,500 है बच्चों, मैंने ये ऊपर का लिख दिया था। इंश्योरेंस 7,500। तो अपन जाते हैं, इसको 7,500 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 7,500। तो अब आपको मैं समझाता हूँ इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। देखिए इंश्योरेंस कितना था, 7,500। इंश्योरेंस जनरली 12 महीने के लिए दिया जाता है। कितने महीने के लिए दिया जाता है, 12 महीने के लिए, 1 साल के लिए दिया जाता है। तो 7,500 रुपया आपने 12 महीने के लिए पे करें। तो 1 महीने का खर्चा कितना है, 1 महीने का खर्चा निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो 7,500 है, ये क्या है, 7,500, इसको अपन डिवाइड करेंगे। ये 7,500 रुपए को अपन डिवाइड करेंगे बच्चों 12 से, तो 1 महीने का खर्चा आ जाएगा ना बच्चों। समझा कि नहीं, अरे बच्चों 7,500 रुपया 12 महीने का दिया, तो 1 महीने का खर्चा कितना आया, 625। और अपन ने एडवांस पेमेंट 3 महीने का करा है। कितने महीने का करा है, 3 महीने का।
तो 3 महीने का एडवांस पेमेंट कितना हो गया? 625 को 3 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो अपन ने 1875 क्या करा है? एडवांस पेमेंट करा है। अब 1875 अपन ने पहले से ही दे दिया है, तो जो पहले से दे दिया है इसकी फैसिलिटी अपन ने, बेनिफिट अपन ने अवेल नहीं करा है, तो अपने खर्चे को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। अरे पेमेंट कर दिया लेकिन बेनिफिट नहीं लिया है, तो खर्चे को कम करो। खर्चे को कम करने के लिए P&L अकाउंट में जाना पड़ेगा। P&L अकाउंट में जाने के बाद अपन क्या करेंगे? ये इंश्योरेंस लिखा 7,500, अपन को क्या करना पड़ेगा? लेस। क्या करना पड़ेगा? लेस। और प्रीपे। प्रीपे कितना है? 1875 रुपया। 1875। अब बच्चों अपन को 7,500 में से 1875 माइनस करना पड़ेगा और बाकी की चीज आउटर कॉलम में लिखनी पड़ेगी। मतलब इस साल का खर्चा अपना केवल इतना ही है। अब ये 1875 जो आपने एडवांस पेमेंट कर दिया है, ये आपका असेट है। ये जो मैंने आपको बताया, जो भी चीज एडजस्टमेंट में दे रखी है, कहाँ पे दे रखी है? एडजस्टमेंट में दे रखी है ना, तो ये 2 जगह जाती है। तो एक तो P&L में चली गई और दूसरा बैलेंस शीट में जाएगी। तो बैलेंस शीट में आप क्या करेंगे? आप इसको बैलेंस शीट में भी लिख देंगे। क्या कर देंगे? ये आपका प्रीपेड असेट। क्या है? प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, इसको आप 1875। आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट इंश्योरेंस का एडजस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी। आपको क्या दे रखा है? प्लांट एंड मशीनरी आपका असेट है। क्या है? असेट है। तो ये बैलेंस शीट में जाएगा। लेकिन एडजस्टमेंट में अपन ने क्या कर रखा है? मार्क कर रखा है। मार्क कर रखा है तो अपन फटाफट, अपन को पता है ये एडजस्टमेंट है, तो अपन आएंगे। प्लांट एंड मशीनरी इज रिड्यूस टू 13,000। 15,000 की चीज 13,000 तो 2,000 की वैल्यू क्या हुई? कम हो गई। तो 2,000 की वैल्यू जो कम हो गई है उसको अपन ऐसे करते हैं। देखो आप लिखेंगे यहाँ पे पहले प्लांट एंड मशीन, ये प्लांट एंड मशीन। ये कितना है बच्चों? 15,000। कितना है? 15,000 लेस। अब इसकी वैल्यू कितनी रह गई है? देखो बैलेंस शीट में क्या चीजें आती है? ये आपकी पोजीशन बताता है। तो आपकी पोजीशन प्लांट एंड मशीनरी में कितनी है? 13,000। 15,000 की चीज 13,000 की रह गई। इसका मतलब 2,000 का क्या हुआ है? डेप्रिसिएशन हुआ है। तो आप लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन। और ये जो डेप्रिसिएशन है ये आपका इनडायरेक्ट लॉस होता है। क्या होता है? इनडायरेक्ट लॉस। जो इनडायरेक्ट लॉस होता है उसको आप कहाँ लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन। मैंने शॉर्ट में लिखा है कितना? 2,000। समझे बच्चों? अब नेक्स्ट, उसके बाद सैलरी। सैलरी में भी मैंने निशान लगा रखा है। इसका मतलब इसका एडजस्टमेंट है। सैलरी इनडायरेक्ट खर्चा होता है। आप देखिए मेरा लेक्चर, देखिए P&L अकाउंट के ऊपर जो मैंने 6ठा लेक्चर भेजा है, उसके परफॉर्मेंस में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया है सैलरी को इनडायरेक्ट खर्चा माना जाता है। अब इसमें निशान है, इसका मतलब इसका कोई एडजस्टमेंट है। ये एडजस्टमेंट यहाँ पे रहा। सैलरी 700 रुपया आउटस्टैंडिंग, मतलब देना बाकी है। तो देना बाकी है, अपन यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टू सैलरीज। कितना है? टू सैलरीज 700 देना बाकी है और 4,850। 4,850 और 700 देना बाकी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज 700 रुपया। अब देखिए इतना पेमेंट कर दिया, इतना बाकी है, तो जो बाकी है उसको ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो इसमें इसको ऐड करना पड़ा, तो ये
इतना खर्चा। अब ये जो देना बाकी है, एडजस्टमेंट में था ना, ये दो जगह जाएगा, दो जगह जाएगा, तो इसको अपन कहाँ लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस जैसे कहा था, यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज। कितना लिखेंगे बच्चों, 700। ठीक है, अब अपन प्रीपेड रेंट, दो चीजें ट्रायल बैलेंस में आती है, वो एक जगह जाती है। प्रीपेड रेंट है, इसका मतलब इसका ऑलरेडी एडजस्टमेंट हो चुका है। प्रीपेड रेंट मतलब इसका पेमेंट एडवांस में कर चुके हैं, एडवांस में कर चुके हैं, तो ये अपना प्रॉपर्टी है, अपना असेट है। इसको सीधा अपन बिना सोचे समझे प्रीपेड रेंट है, माइनस मत ढूंढने लग जाना कि रेंट है उसमें से माइनस करना है, सीधा ट्रायल बैलेंस में आया, इसका मतलब इसका क्रियाकर्म हो चुका है, सीधा असेट में जाओ। कहाँ पे जाओ, असेट में जाओ, और क्या लिखो, प्रीपेड रेंट। क्या लिखो, प्रीपेड रेंट। ठीक है बच्चों, 2000 रुपये। ये आउटर कॉलम में, इसमें कोई जिन चीजों में एडजस्टमेंट होता है वो इनर कॉलम में आती है, बाकी आउटर कॉलम में। अब बेड डेट्स, बेड डेट्स का मैं एडजस्टमेंट ऑलरेडी उस समय कर चुका हूं। यहाँ पे मैंने क्या करा था, बेड डेट लिख दिया था, फर्दर बेड डेट प्रोवाइड कर दिया था, और फर्दर बेड डेट को डेटर में से माइनस कर दिया। अब क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर अपना वापिस क्या है, असेट है बच्चों, क्या है, असेट है। तो अपन असेट में जाते हैं और फर्नीचर। कितना अमाउंट है बच्चों, 12,500। कितना है, 12,500। इसमें अपना क्या है, 12,500 है, और इसमें बच्चों मैंने मार्क कर रखा है, इसका मतलब एडजस्टमेंट 5% डेप्रीशिएशन। कितना है, 5% डेप्रीशिएशन। अपन वर्किंग नोट में जाते हैं, 12,500, 12,500, और ये क्या है, 5%। तो अपन अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। 12,500 को अपन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5% से, तो ये अपना कितना आता है, 625। मतलब 625 रुपया अपना कम हुआ है। क्या कम हुआ है, 625 रुपया अपना कम हुआ है। तो 625 अपना कम हुआ है, अपन इसमें डेप्रिसिएशन लेस डेप्रिसिएशन 625, 12,500 में से 625 को माइनस कर देते हैं बच्चों, और यहाँ पे भी लिख देते हैं टू डेप्रिसिएशन ऑन। आपको इसके साथ ही लिखना चाहिए था, लेकिन ठीक है, इसको अपन नीचे शिफ्ट करते हैं, देखो होता है क्या। चलिए अपन अलग से लिख देते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर कितना है आपका, 625, 625। उसके बाद कैश इन हैंड, कैश इन हैंड आपका क्या है, असेट। क्या है, असेट। तो अपन असेट साइड में लिख देते हैं यहाँ पे कैश इन हैंड। कितना अमाउंट है अपना कैश इन हैंड, 3,775, 3,775। ठीक है, उसके बाद आपका सेल रिटर्न। सेल रिटर्न क्या होता है बच्चों, सेल्स में से माइनस होता है। कहाँ होता है, सेल्स में से माइनस होता है। तो अपन कहाँ जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में, और यहाँ पे लिखेंगे बाय। क्या लिखेंगे, बाय। सेल्स, सेल्स की फिगर अपने को अभी पता नहीं है, अपने को कौन सी फिगर पता है, सेल्स रिटर्न की। लेस सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न। कितना अमाउंट था अपना बच्चों, 1,500, 1,500। अब सेल्स की फिगर जैसे ही अपने को पता पड़ती है ना क्रेडिट साइड में, अपन लिख लेंगे क्या है ये, सबसे पहले कैपिटल। तो अपन क्या करेंगे, इस कैपिटल बैलेंस को ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। तो अपना कैपिटल अकाउंट मैंने यहाँ पे बना रखा है बच्चों, बाय
बाय बैलेंस डॉट कॉम। कितना है कैपिटल अकाउंट क्रांति का? 1,20,000 और ये 40,000। 1,20,000 और ये 40,000। ठीक है बच्चों, ये हो गया। इसके बाद सेल्स अपन ने अभी बात करी थी। सेल्स को यहाँ पे लिखेंगे 60,000 रुपया। कितना? 60,000। और यहाँ पे इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये आउटर कॉलम में आ जाएगा। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स और बिल पेबल। क्रेडिटर्स और बिल पेबल बच्चों, अपने को क्रेडिटर मतलब जो पैसा दूसरे को चुकाना है, ये अपनी लायबिलिटी है। बिल्स पेबल भी दूसरे को चुकाना है, बाहर वाले को। तो ये 30,000 और 15,000 अपनी लायबिलिटी है। क्रेडिटर्स एंड क्रेडिटर्स और बिल्स अमाउंट कितना था? 30,000 और 15,000। ठीक है बच्चों, ये 30,000 15,000 अपन ने लायबिलिटी साइड में लिख दिया। अब कमीशन। कमीशन क्या है आपका? क्रेडिट साइड में है तो मैंने समझाया था आपको, इनकम है। अपन इसको क्या करते हैं? इनडायरेक्ट इनकम है। इनडायरेक्ट इनकम को अपन P&L अकाउंट में लिखते हैं। तो अपना P&L अकाउंट के पास चलते हैं। P&L अकाउंट बाय कमीशन, बाय कमीशन, बाय कमीशन। कमीशन का कितना है बच्चों? 325 रुपये। 325 रुपये। परचेज रिटर्न अपन ऑलरेडी परचेज में से माइनस कर चुके हैं। ठीक है, ये सारे अपन ने 1 बाय 1 हर आइटम का पोस्ट कर दिया है। अब अपन देखते हैं एडजस्टमेंट। देखिए, क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट अपन ने नहीं करा है। कॉस्ट या मार्केट, व्हिचएवर इज लेस। 28 को 32 से कंपेयर किया। 28 इज द स्मॉलर अमाउंट। स्मॉलर अमाउंट एडजस्टमेंट में है, एक्सटर्नल में, तो दो जगह जाएगा। एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और एक बैलेंस शीट के असेट साइड में। बाय क्लोजिंग स्टॉक 28,000। और दूसरा इफेक्ट किसका कहाँ जाएगा? यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 28,000। ठीक है बच्चों, ये हो गया। इंश्योरेंस का अपन ने कर दिया, वेज आउटस्टैंडिंग का कर दिया, डेप्रिसिएशन का कर दिया, फर्दर बैड डेट का कर दिया। अब गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। देखिए, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ये खर्चा किस तरह का है? एडवर्टाइजमेंट का। अपन ने अपना प्रचार करा है, ठीक है ना? जो अपन एडवर्टाइजमेंट करते हैं ऑटो रिक्शा घुमा करके, या डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल मतलब जैसे एग्जाम्पल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर को फ्री सैंपल देता है, तो ये क्या कर रही है? कंपनी अपना एडवर्टाइजमेंट कर रही है। एडवर्टाइजमेंट अपना इनडायरेक्ट खर्चा होता है। किस तरह का खर्चा होता है? इनडायरेक्ट खर्चा होता है। इनडायरेक्ट खर्चा कहाँ पे आएगा? P&L अकाउंट में। तो इसको खर्चे को तो अपन लिखेंगे P&L अकाउंट में, लेकिन मैं समझाता हूं। अब देखिए, आपने जब गुड्स खरीदे तो परचेज तो कर लिया, परचेज का खर्चा लिख दिया ना, लेकिन इसमें से 3,000 रुपया, इसमें से कितना? 3,000 रुपया आपने मुफ्त में बांट दिया। क्या करा? मुफ्त में बांट दिया। तो 40,000 में से 3,000 मुफ्त में बांट दिया, तो वो खर्चा डायरेक्ट खर्चा नहीं है, वो खर्चा इनडायरेक्ट खर्चा है। तो इस डायरेक्ट खर्चे को कम करो। या तो मैं 40,000 में से यहीं पे घटा के लिख दूं, या 40,000 तो इधर लिख दिया, 3,000 इधर लिख दूं, क्रेडिट साइड में लिख दूं। 40,000 डेबिट में लिख दिया, 3,000 क्रेडिट में लिख दूं। तो
एक ही मतलब है ना, प्रेजेंटेशन अच्छा होता है। मैं चाहता तो इसको इधर से घटा के भी लिख सकता हूँ 40 में से भी, लेकिन ऐसे बताते हैं तो अच्छा प्रेजेंटेशन होता है। तो अपन को एकदम से पता पड़ जाता है कि कितना अपन ने, आप चाहें तो उधर परचेज में से भी माइनस कर दे सकते हैं, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल 3000, तो 3000 आपने यहाँ पे लिख दिया। देखिए जो 40,000 का खर्चा करा था उसमें से 3000 आपका डायरेक्ट खर्चा नहीं है, तो वो आपने कम कर दिया। और वो खर्चा क्या है आपका, इनडायरेक्ट खर्चा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, या यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, एडवर्टाइजमेंट, कितना 3000 यार, गुड डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। अपन ने सारी ये सारे एडजस्टमेंट कर लिए। अब अपन क्या करते हैं, अपने अकाउंट्स को बैलेंस करते हैं। जो अपन ने अकाउंट्स बनाए ना इनको टोटल करते हैं। तो टोटल करते हैं अपन, टोटल इनकी आप टोटल करेंगे तो ये 89,500 आएगी। अब क्रेडिट साइड की टोटल कर ली, डेबिट साइड की भी टोटल करनी पड़ेगी अपने को। डेबिट साइड की टोटल कितनी आती है बच्चों, यहाँ पे 75,300, 75,300। आपको क्या करना पड़ेगा, बड़ी टोटल कौन सी है, क्रेडिट साइड की। अगर क्रेडिट साइड की बड़ी टोटल है इसका मतलब क्या है, आपका प्रॉफिट है, टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है आपका, आप बड़ी टोटल में से छोटी टोटल को माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट कितना है, 14,200, 14,200। और इधर भी आप टोटल लिख देंगे, इधर भी आप टोटल लिख देंगे और ये बैलेंस कर देंगे 89,500। आपका 14,200 प्रॉफिट आया है। इस प्रॉफिट को ग्रॉस प्रॉफिट, अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को आप कहां पे ट्रांसफर करेंगे, P&L अकाउंट में। इसको P&L अकाउंट है ना ये बच्चों आपका, आप यहाँ पे लिख देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना आया था आपका, 14,200, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, जस्ट प्रेजेंटेशन अच्छा लगे इसके लिए मैंने ये करा था, बाकी कोई जरूरत नहीं है। अब आप क्या करेंगे, टोटल करेंगे। क्या करेंगे, टोटल करेंगे। इस साइड की टोटल करेंगे और इस साइड की टोटल करेंगे। तो इधर की टोटल, इधर की टोटल 14,525 आती है। और सैलरी का फिगर पता नहीं, अपने से टाइप करने में कुछ लिखने में गलती हो गई थी, तो सैलरी 4,850 है। अब अपन ने इधर की टोटल कर ली, अपन इधर की भी टोटल करेंगे। इधर की टोटल कितनी आती है बच्चों, 20,800। कितनी आती है, 20,800।
देखिए 20,800, 20,800। अब इधर की टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, लॉस है। इसमें से 14,525 माइनस करेंगे तो ये आपका 6,275 का आपका क्या आता है, लॉस आता है। क्या आता है, लॉस। 6,275 का लॉस आता है। बच्चों डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड की टोटल में से क्रेडिट साइड को माइनस करेंगे तो ये क्या आता है आपका, बाय लॉस, बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स को ट्रांसफर करेंगे। पार्टनर्स का क्या नाम है, क्रांति, और दूसरे का क्या नाम है, सुमन गाला। सुमन गाला, कैपिटल कर दो। अब ये तो टोटल लॉस हुआ, इन दोनों में बंटना है, इन दोनों में बंटना है। कैसे बंटना है, कैपिटल रेशियो में। ये लॉस किस रेशियो में शेयर करते हैं, कैपिटल रेशियो में। इनका कैपिटल क्या है, 1,20,000 और 40,000। मैं आपको समझाता हूँ। 1,20,000 और 40,000। अपन क्या करेंगे, कैपिटल रेशियो, इनकी कैपिटल क्या है, 1,20,000 और 40,000। रेशियो कितना है, 3:1। तो अपन क्या करेंगे, ये रेशियो कितना आया, 1,20,000। देखो 1 2 3 4, 4 जीरो इधर कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, 12 और 4। इसका रेशियो निकाला ना, 4 जीरो इधर भी कैंसिल कर दिया, 4 जीरो इधर भी कैंसिल कर दिया। अब ये क्या बच जाता है, 3:1। और 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1। सबको आता है ना, ये तो बेसिक मैथ्स है। तो रेशियो कितना हो गया, 3:1। अब 6,275, अपना लॉस कितना आया बच्चों, 6,275। 6,275, इस 6,275 को अपने को डिवाइड करना है 3:4 और 1:4 में। तो इसको 3/4 से क्या करा, मैंने मल्टीप्लाई करा है, तो ये इतना आता है 4,706। इसको राउंड ऑफ कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 4,706। और ये कितना हो जाएगा, 1,569। अरे 6,275 को 3:1 में डिवाइड करना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो ये क्रांति का हो गया और ये सुमन गाला का हो गया। तो क्रांति का लॉस कितना हुआ, 4,706। ये क्रांति का लॉस 47। लॉस को क्या करते हैं, पार्टनर्स को डेबिट करते हैं। टू नेट या टू नेट लॉस, या P&L अकाउंट भी लिख सकते हैं। कितना था बच्चों, 4,706। अब क्या करेंगे, ये पोर्शन भी पूरा हो गया आपका। आप यहाँ पे टोटल लिख देंगे। अब पार्टनर्स का बैलेंस लिख दिया, लॉस पार्टनर्स को ट्रांसफर कर दिया। अब अपन पार्टनर्स का बैलेंस निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करा तो अपना कितना आया। और सिमिलरली
40,000 में से इसको माइनस करा तो अपना इतना आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? टू बैलेंस। क्या बोलते हैं? टू बैलेंस कैरीड डाउन। ये अगले साल का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 1,20,000 और ये टोटल 40,000 हो गई। इधर भी लिख देंगे 1,20,000 और इधर भी 40,000। यहाँ पे टोटल इधर भी टोटल। तो अच्छा, अब ये बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? बैलेंस शीट में। कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? बैलेंस शीट में। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और क्रांति, और यहाँ पे सुमन गाला। क्रांति कितना है? 1,15,294 और ये कितना है? 38,431। इन दोनों की टोटल आउटर कॉलम में लिख देंगे। लिख दिया। अब क्या करेंगे? अब अपने को इधर की टोटल और इधर की टोटल करनी है। इज इक्वल टू सम। और इस साइड की भी टोटल करनी है। इस साइड की भी टोटल। अपन इन सब आइटम्स की टोटल करेंगे ना बच्चों, तो ये तो अपनी बैलेंस शीट देखा आपने, एकदम टैली हो गई। शांति के साथ स्टेप बाय स्टेप जैसे समझाया है वैसे करते जाइए, कोई घबराइए मत। देखिए आपके एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको कराया ना, इसी का मिलता जुलता क्वेश्चन आता है। इससे हार्ड क्वेश्चन आते नहीं है। आराम से करिए। हार्ड क्वेश्चन भी अपन लेंगे। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, ठीक है? और घबराइए मत, ये पहली बार था। अपन और भी करेंगे और भी समझेंगे, तो प्लीज करते रहिए। लेकिन अच्छा जब ही लगेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे और पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन नंबर 10 लूंगा, क्वेश्चन नंबर 10। तो प्लीज उस क्वेश्चन को पढ़िए। क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या डिफिकल्टी है, एक बार अपने आप कोशिश करिए। मैं तो आपको सॉल्व करके समझा करके भेजूंगा ही भेजूंगा वीडियो, लेकिन आप अपने आप से भी प्रयास करिए। तो ये एग्जाम्पल नंबर 9 आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 45 का मैंने करा है। प्लीज बच्चों पढ़ाई करिए। कोई डिफिकल्टी हो तो आप लोग मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर 9833433511 पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, या मेरे को ईमेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी है sandeepkarwa@gmail.com। लेकिन पढ़ेंगे तभी दिक्कत आएगी, ठीक है? तो प्लीज कोई डिफिकल्टी हो तो व्हाट्सएप नंबर ये है, मेल आईडी आपको दे दिया है। आप कई तरीके से अपनी परेशानियां मुझको भेज सकते हैं। मैं आपकी परेशानियों को, आपकी दिक्कतों को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन परेशानी तभी आएगी जब आप पढ़ाई करेंगे। नो स्टडी नो प्रॉब्लम, मोर स्टडी मोर प्रॉब्लम। तो ठीक है बच्चों, कोशिश करिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स।